नेत्रा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन उन्होंने किया है। आपस में जोड़ती है। जब मैं अभी किलों की बात कर रहा था, मैं 1-2 साल पहले कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड गया था। तो झांसी के किले पर एक कार्यक्रम था। फिर मैंने वहां सरकार से बातचीत की कि हमने बुंदेलखंड को फोर्ट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहिए। और बाद में उन्होंने सारा रिसर्च किया, उसका जो ग्रंथ तैयार हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। अकेले बुंदेलखंड में इतना रिच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट्स का है, सिर्फ झांसी का नहीं, अनेक जगह पे और पास पास में ही सारे, यानी इतना सामर्थ्यवान है। मैं तो चाहूंगा कभी हमारे जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो वहां जाकर के उसको आर्ट वर्क करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा जा सकता है। तभी जाकर के दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्माण किया है। क्या आपने सोचा है कि भारत की इस डायवर्सिटी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया है। साथियों, भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश है। अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया तो आज इसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। हमने आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए तो इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रखकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक नए विकल्प संकल्प किए। तो लाल किले से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद साफ ये कहा है कि आने वाला समय देश के लिए और उत्तम होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम जारी है। रुक करते हैं अब खबरों का। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गौतम अडानी, नवीन जिंदल समेत कॉर्पोरेट जगत के तमाम दिग्गज इस समिट में शामिल हुए। 3 केंद्रीय मंत्री, 15 देशों के राजदूत भी उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज भी लॉन्च किया। शिखर सम्मेलन का विषय शांति से समृद्धि है।
भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में मिली जीत के बाद आज यानी कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इन जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन में सहायता के लिए 3 केंद्रीय मंत्री सहित 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विधायक दल के नेता के चयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल के साथ ही पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो देखिए, 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर रेस में इतने नाम हैं, उनमें से किस एक नाम का चयन मुख्यमंत्री के लिए किया जाए। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो। इन 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इसके लिए पर्यवेक्षकों का चयन किया गया है, जो कि तय करेंगे कि आखिर इन 3 राज्यों में क्या कहते हैं हालात और कौन होगा सीएम। शर्मा जी जुड़ गए हैं, विधायक बीजेपी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल पुसोदकर जी। सबसे पहले गोपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी जीत गई 3 राज्यों में, जिसका इंतजार था आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया। लेकिन अब सीएम कौन होगा, जो कि 2024 के लिए भी जीत दिला पाए बीजेपी को, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है तय कर पाना कि आखिर इन 3 राज्यों में सीएम किसे बनाया जाए। राजस्थान में भी बहुत मुश्किल हो गया ये। नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सेमीफाइनल था और उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है जी। और यह है फाइनल की तैयारी है, जिसमें 400 सीटें आएंगी जी। तो यह जो हमने चुनाव है वो विश्व नेता हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा है, उनके नेतृत्व में लड़ा है जी। तो जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो आप ये बताइए कि जब जिन लोगों को टिकटें देने के लिए कोई भ्रम नहीं रहा और वो लोग जीत करके बहुमत में आए, वैसा ही मुख्यमंत्रियों के बारे में होना चाहिए। ठीक है, अनिल जी का रुख कर लेते हैं। स्टेट हेड है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। अनिल जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें तो एक तरफ मध्य प्रदेश, जहां चौथी बार जीत दिलाई है शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन बावजूद इसके सीएम कौन होगा, ये सवाल उठ रहा है। और ये लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया, विपक्ष के लिए खासतौर पर, कि चौथी बार जीत दिलाने के बाद भी सीएम कौन होगा, ये सवाल क्यों। ठीक ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हालात नजर आ रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके आधार पर ही तय होगा कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। नहीं पूजा, बिल्कुल आपका कहना सही है। लोगों में उत्सुकता है और लोगों में इस बात को लेकर जो है अटकलबाजी भी जारी है कि कौन होगा करके, और विपक्ष को तो बैठे ठिकाले मौका चाहिए, तो उनको मौका मिल गया है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। सबसे कठिन सवाल होता है सरकार बनाना। तो सरकार बनाने में जो है बीजेपी सफल हो चुकी है, तीनों राज्यों में उनकी सरकार बन चुकी है। और ये जो बात अभी जो अक्सर आ रही है कि 2024 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, तो देखिए पिछली जो 2018 में इन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, इन तीनों राज्यों में भाजपा हारी थी, कांग्रेस जीती थी। मध्य प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार बनी बाद में, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा के कारण बनी, लेकिन पिछले जब 2018 में जब चुनाव हुए थे तो नतीजे कांग्रेस के फेवर में आए थे तीनों राज्यों में। और ठीक उसके उलट जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आपने देखा था लोकसभा में भाजपा एक तरफा जीती थी,
छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, राजस्थान में पूरी और मध्य प्रदेश में एक कमलनाथ की सीट छोड़कर सारी सीटें मिली थी। तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कोई वो नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव अलग है और इस बार तो और लगता है कि उनको आसान हो रहा है। पिछली बार 5 राज्यों के चुनाव में 5 में चुनाव हारी थी बीजेपी, इस बार तो 3 राज्यों में उनकी सरकार बन रही है। तो इसलिए ये जो देर हो रही है, ये कहीं ना कहीं इनके साथ जो है कि विपक्ष इस बार उतना कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है तीनों राज्यों में, और जो उनकी योजनाओं को खारिज करके अपनी योजनाओं को जो लागू करना है, डिलीवर करना है, तो डिलीवर करने के लिए जो है वो देख रहे हैं कि अनुभव काम आता है, कि प्रशासनिक अनुभव काम आता है, राजनीतिक अनुभव काम आता है। तो ये सारी चीजें उस पर विचार मंथन हो रहा है और पर्यवेक्षक जो है बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक है। अर्जुन मुंडा जो है, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हैं, सोनोवाल भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, गोपाल जी आप कह रहे थे अभी जब सवाल किया गया मेरी तरफ से भी कि सीएम फेस राजस्थान में कौन होगा, तो आपने कहा नहीं ये इतना मुश्किल नहीं है। आखिर इतना मुश्किल नहीं है, बावजूद इसके ऑब्जर्वर्स को तैयार किया गया है, पर्यवेक्षक जो है वो तय करेंगे, पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरह की स्थिति है, किस तरह सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ऐसा फेस चुने जो 2024 में न केवल बीजेपी को और ज्यादा मजबूत बनाए, बल्कि उससे पहले भी राज्य में जो अभी जिस तरह की हिंसा हुई है वो भी आपने देखा। इसको लेकर भी बीजेपी चाहती है कि ऐसी स्थिति हो जिससे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायक दल की बैठक के बिना कोई मुख्यमंत्री चुना गया हो। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बिना विधायक दल की बैठक हुई हो। तो इसमें आश्चर्य क्या हो रहा है? पर्यवेक्षकों का आना एक प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक होना एक प्रक्रिया है। हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हैं, वो एक ही नाम के ऊपर जीत कर आए हैं। वो नाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, भारत माता का स्वाभिमान और कमल का निशान। तो क्या ये समझा जाए एक ही चेहरे पर जो चुनाव बीजेपी लड़ी है राजस्थान में, इसी का ये परिणाम है कि सीएम फेस तय नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नाम तो देखिए बहुत हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, दिया कुमारी हो, चाहे बाबा बालकनाथ योगी हो, कई ऐसे नाम हैं जो रेस में है, लेकिन एक नाम का चयन कर पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। चुनाव तो मोदी के नाम पर लड़ लिया, लेकिन अब क्या? आप ये देखिए कि इसको अपन ये क्यों मान के चले कि मुश्किल हो रहा है? हर चीज की समय होता है ना। जैसे परीक्षा का समय है, हम कहें कि अप्रैल में क्यों हो रही है, जनवरी में क्यों नहीं हो पा रही है, क्या पेपर तय नहीं हो पा रहे हैं, बन पा रहे हैं? ये सब विषय नहीं है, इन सब चीजों का समय है। अभी 3 तारीख को रिजल्ट आया है और स्वाभाविक रूप से सोच समझ करके कोई चीज होती है, तो बाद में उसके लिए कोई मन में ये नहीं होता कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो पार्टी जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वह बहुत लोकतांत्रिक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस तरह से लोकतंत्र में आगे बढ़े हैं। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे, जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन चर्चा तो ये भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची जब दिल्ली मुलाकात के लिए, तो वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा तो उनसे मिले, लेकिन अमित शाह ने समय नहीं दिया उनसे मुलाकात के लिए। देखिए, चर्चा का क्या जवाब दिया जाए? हम लोग पत्रकारिता से निकले हैं। हमारे यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि चर्चा कभी खबर नहीं होती। ठीक है, के लिए क्या कहेंगे? ठीक है अनिल जी, आपका ही रुख कर लेती हूँ। जैसा कि खुद गोपाल जी ने कहा कि समय लग रहा है, समय लिया जाता है और जो निर्धारित समय है उस समय के अनुसार ही काम होता है। तो क्या जीत जाने के बाद भी, जब आपको पहले से मालूम हो कि जीत आपकी होगी, मोदी के चेहरे पर आप चुनाव लड़े, 3 राज्यों में आपने भारी बहुमत से वोट से लोगों का विश्वास जीत लिया, अब चेहरा तय कर पाने में इतना समय क्या? मुझे लगता है जब सारी चीजें प्री प्लान्ड होती है तो ये भी चीजें पहले से ही प्री प्लान्ड होती होंगी। पूजा बिल्कुल ये मेरे से पूछा आपका सवाल जायज है, लेकिन इस बार जो है चुनाव जो है बहुत कठिन थे। पिछली बार इन्हीं 3 हिंदी भाषी राज्य जो भारत का दिल भी कहलाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो पिछली बार चुनाव में तो बहुत करारी हार हुई थी भाजपा की। इस बार बहुत ठोक बजाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, 7 सांसद उतार दिए, केंद्रीय मंत्री उतार दिया। छत्तीसगढ़ में भी 1 नहीं 2 3 सांसद उतार दिए। तो ये एक रणनीति के तहत उन्होंने इस बार जो है
कोई चूक ना हो जाए, ये सोचकर उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते समय एक बड़ा फैक्टर जो एंटी इनकम्बेंसी का सिर्फ राजस्थान में था, सिर्फ मध्य प्रदेश में था जहां पे सरकार थी, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए या ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही। फिर बाद में उसी फार्मूले को उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया। अब चुनाव तो जीत चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा वो गोपाल शर्मा जी भी कह रहे थे कि बिना विधायक दल के बैठक भले ही औपचारिक हो, कांग्रेस में भी औपचारिक बैठक होती ही है। विधायक दल की बैठक में ही एक पर्ची निकाली जाती है, या तो वो पर्ची पे नाम पहले से लिख दिया जाता है या विधायक दल में सहमति के बाद नाम आता है, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद ही जो है डिक्लेरेशन होता है। और अब जो विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय हो गए, तो उसके बाद भी होगी। देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पहली बार जब भाजपा सरकार बनी थी तो राजनाथ सिंह आज राजस्थान के पर्यवेक्षक है, वो उस समय छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक थे, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक थे। उस समय विधायकों का जो रुख था और उस समय सबसे बड़े दावेदार जो थे वो रमेश बैस थे, जो आज महाराष्ट्र के गवर्नर है। लेकिन विधायकों की बैठक हुई है, उसके बाद राजनाथ सिंह ने आके अनाउंस कर दिया कि भाई विधायक चाहते हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये प्रक्रिया सिर्फ भाजपा की नहीं है, ये कांग्रेस में भी होती है। सभी राजनीतिक दल जो है इसी प्रक्रिया का फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जब पर्यवेक्षक तय हो गए हैं तो सीएम भी तय हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, सीएम चेहरे का इंतजार तो खैर सभी को है, खासकर आम जनता को है। गोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है, पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, कई मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान का सीएम कौन होगा ये चुनने के लिए। आप भी क्योंकि विधायक हैं और विधायक दल की बैठक हुई, एक नाम पर सहमति बनेगी, क्या लगता है एक अनुमान के तौर पर देखा जाए तो कौन सा वो चेहरा है जिससे जनता का सहयोग और प्यार मिलेगा और बीजेपी उस पर विश्वास कर पाएगी? जिताऊ और टिकाऊ चेहरा किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि क्या हिंदुस्तान का चाहे मीडिया हो चाहे सट्टा बाजार हो, ये कह सकता था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें बनेगी? इसके अलावा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके शपथ लेने और विधायक दल की बैठक से पहले कोई कह सकता था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो यही तो बीजेपी की खासियत है सर, यही तो खासियत है बीजेपी की, अपनी रणनीति ऐसी जिसने सोचा भी ना हो। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, और यह समय चक्र है। समय चक्र कभी भी किसी चीज का इंतजार नहीं करता। ठीक है गोपाल जी, आपकी तरह हमें भी इंतजार है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ने किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके भारी बहुमत से जीत दर्ज की। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सीएम चेहरा कौन होगा, क्या शिवराज रिपीट होंगे या परिवर्तन होगा, ये सभी को इंतजार है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।